इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अबाउट 10 पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर है इससे ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, और क्योंकि ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो भी क्या है, शॉर्ट रेंज है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ओके, अगेन क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड है, चार्ज अगर कंजर्वेशन को फॉलो करता है तो जो हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स भी क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। ओके, फोर्स भी क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। ये भी सेंट्रल है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें भी मान लो एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, तो जो फोर्स होगा वो जो इनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन के अलोंग ऑपरेट करेगा। ओके, जैसे ग्रेविटेशनल में क्या था, फील्ड पार्टिकल ग्रेविटोन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फील्ड पार्टिकल क्या होगा, फोटोन। यहाँ पे हमारा फील्ड पार्टिकल क्या रहेगा, फोटोन। ओके, तो हमारा जो लास्ट पार्टिकल है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट जो फंडामेंटल फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहे हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा। अगेन हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पे क्या है, प्रोटॉन पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जितने भी प्रोटॉन हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन हमारे क्या है, न्यूट्रल। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कि अगर चार्ज सेम होता है तो फोर्स कैसा रहता है, रिपल्सिव। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन में कैसा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है। कैसा फोर्स ऑपरेट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऑपरेट हो रहा है। अगर रिपल्सिव फोर्स है, देखो एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हो क्या रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनमें रिपल्सिव फोर्स है। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो ये तो सेपरेट हो जाना चाहिए था ना, ये बाइंड कैसे है, अगर ये बाइंड फॉर्म में है इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टर है जो उस रिपल्सिव फोर्स को डोमिनेट करके इसको एक साथ बाइंड किए हुए है। और वो जो फैक्टर जो इसको बाइंड किए हुए है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप न्यूट्रॉन के बीच ऑब्जर्व कर रहे हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच ऑब्जर्व कर रहे हो, या प्रोटॉन के बीच ऑब्जर्व कर रहे हो, हर पेयर में क्या होगा, सेम फोर्स ऑपरेट कर रहा है। ओके, अब चीज़ें बाइंड है ना, न्यूक्लियस बाइंड है ना, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको बाइंड किए हुए है, जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव फोर्स। ओके, तभी तो बाइंड है। अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा होता तो चीज़ें सेपरेट हो जानी चाहिए थी, राइट। तो क्या बोल सकते हैं हम, लेकिन एक और बात यहाँ पे हम नोट करेंगे कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। ये तभी तक ऑपरेट करेगा जब तक इसके अंदर है पार्टिकल। अगर पार्टिकल ने इसकी बाउंड्री क्रॉस की, अंदर था, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स था, जैसे ही बाउंड्री क्रॉस की ये ऑपरेट होना बंद हो जाएगा। ओके, ये जो न्यूक्लियस की बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के अंदर ही ये ऑपरेट कर रहा था। एक बार अगर पार्टिकल जंप करके बाहर चला गया किसी भी वजह से, हमने बाहर से फोर्स प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड की बाहर से, एक बार अगर वो जंप किया उसने, उस जंप होते ही क्या होगी, चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएगी। उसके बाद जो ये न्यूक्लियस है, ये जो आउटसाइड पार्टिकल होगा उस पर क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर पार्टिकल इनसाइड है तो फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। लेकिन
अगर न्यूक्लियस से एक पार्टिकल बाहर निकल गया तो इनके बीच में फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ओके, अगर इसके कुछ पॉइंट नोट करना चाहें तो जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, और 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किससे, वीक न्यूक्लियर फोर्स से। और 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, तभी तो वो बाइंड किए हुए था, तभी तो जो वो रिपल्सिव फोर्स था वो उसका इफेक्ट नहीं आया हमारी स्टेबिलिटी पे। ओके, और यहाँ पे जो फील्ड पार्टिकल होंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में वो हमारे क्या होंगे, पाई मेजॉन। क्या होंगे, पाई मेजॉन, जो कि अगेन एक क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। ओके, इसके बाद ये थे हमारे फंडामेंटल फोर्स, और इन फोर्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे बाकी के फोर्स हैं उनको ड्राइव करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ बेसिक कंजर्वेशन लॉ के बारे में देखते हैं, कुछ हमारे कंजर्वेशन लॉज हैं हमारी फिजिक्स में, जिनके बिहाफ पे हम डिफरेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि जितनी भी एनर्जी है एक सिस्टम या एक यूनिवर्स की, जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। ना तो आप उसे बना सकते हो, ना आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ओके, लाइक आपने क्या किया, जो सनलाइट थी, सोलर सेल में पड़ा हुआ ना, सनलाइट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर लेते हैं। ओके, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो ओवरऑल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ओके, आपने एक और फॉर्मूला भी पता नहीं पढ़ा या अभी तक नहीं, पर आगे बहुत पढ़ेंगे हम, E = mc²। आइंस्टीन ने ये फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला हम जानते हैं एनर्जी मास रिलेशन। ओके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। ओके, क्या समझे कि मास को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में, और एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। देखो यहाँ पे हम c² क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। राइट, अब सोच के देखो, हम इस चीज़ को 10⁻16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10⁻16 से। इसका मतलब मास में एक माइनर सा चेंज, स्मॉल चेंज भी मास में क्या होगा, लार्ज फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। सिमिलरली अगर हमें मास का रिलेशन देखें एनर्जी के साथ, यहाँ पे हम क्या करने लग गए, 10⁻16 से डिवाइड करने लग गए। और अगर हम 10⁻16 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम मास क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें लार्ज चेंज इन एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो, मास क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज चेंज इन एनर्जी। बट एनर्जी क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल चेंज इन मास। ये मिला है हमें कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ओके, उनका मास हमेशा ग्रेटर होता है किससे, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका मास हमेशा ग्रेटर होता है कंबाइंड सिस्टम से। मान लो इसका मास क्या था, m1, इसका मास क्या था, m2, तो हम क्या कह रहे हैं कि m1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m2। तो इसका मतलब कुछ मास डिफेक्ट आया, तो वो मास डिफेक्ट कहाँ गया, डेल m किसके इक्वल हो गया, m1 - m2। राइट, तो जो ये मास है ना,
ये मास एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा और उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, c²। मान लो हमारे पास क्या थे, न्यूट्रॉन्स थे कुछ, मान लो 10 न्यूट्रॉन थे और हमारे पास क्या थे, 10 प्रोटॉन थे और इससे हमने क्या बनाए थे, न्यूक्लियस बना दिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसका मास है वो इससे हमेशा, मान लो ये m1 था, ये m2 था, कि m1 हमेशा m2 से ग्रेटर रहेगा और जो ये मास डिफरेंस है दैट विल अपीयर इन फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जो उनको इकट्ठा रखती है, बाइंड करके रखती है बेसिकली। ओके, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर देखते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में हम बेसिकली लीनियर मोशन के साथ डील करते हैं, सिंपल मोशन के साथ डील करते हैं। तो सिंपल मोशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल दिया जाता है गन और बुलेट का। ओके, स्टार्टिंग में क्या है कि जब बुलेट लोडेड है गन में, तो गन और बुलेट दोनों किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। मोमेंटम को हम वर्ड मोशन से रिलेट करके चलते हैं। ओके, और जब दोनों लोडेड है, कोई फायरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब दोनों क्या है, रेस्ट में है। और दोनों अगर रेस्ट में है तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 0 नहीं हो गया, इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, 0। लेकिन जैसे ही हमने फायरिंग की, जैसे ही हमने फायरिंग की तो क्या होगा, बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बुलेट क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, गन हमारी क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ओके, तो इसका मोशन इससे कैंसिल हो जाएगा और इस केस में भी क्या रहेगा, नेट लीनियर मोमेंटम कितना रहेगा, 0। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। जो इनिशियल मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम कितना रहेगा, क्या रहेगा, फाइनल। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, जो लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट हमारा है कंजर्वेशन, जो हमारा थर्ड कंजर्वेशन लॉ है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम क्या था हमारा, सिंपल मोशन के साथ रिलेट कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या करता है, रोटेशन के साथ रिलेट करता है। किसके साथ, रोटेशनल मोशन के साथ। ओके, कि एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसको हम, उस केस में हम मोमेंटम को किससे बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। बेसिकली एंगल के साथ डील करना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम में भी क्या कह रहा है कि जो बॉडी है, जो सिस्टम है जिसका हम एंगुलर मोमेंटम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका जो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम होगा ना, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम इफ टॉर्क इज 0। जो रोल सिंपल मोशन में फोर्स प्ले करता है, वही रोल एंगुलर मोशन में कौन प्ले करता है, टॉर्क प्ले करता है। ओके, तो ये था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो लास्ट है हमारा दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सेम जस्ट लाइक एनर्जी, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास एक सिस्टम है ए और ये मेरे पास एक है बी। ओके, मैंने मान लिया कि इस एटम के अंदर क्या है, 5 प्रोटॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है। और इसमें मैंने मान लिया कि इस पे कितने हैं, 4 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा। ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है, 0, और ओवरऑल इस पे चार्ज कितना है, 0। अब मान लो
हम इन दोनों बॉडी को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों बॉडी को रब कर रहे हैं तो इस बॉडी से चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेकंड बॉडी पे। हम ये मान लेते हैं कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, बी पे। क्या हुआ, ये ए था और ये क्या था, बी। अब इसमें क्या बचा, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो 5 प्रोटॉन और प्लस से 4 इलेक्ट्रॉन, और इस पे क्या बचा, 4 प्रोटॉन और प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। देखो अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है ना पॉजिटिव चार्ज से, तो ये बॉडी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था ना, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये बॉडी कैसी होगी हमारी, नेगेटिवली चार्ज। तो हमने चार्ज कहीं से क्रिएट तो नहीं किया ना, हमने जस्ट शिफ्ट किया है कि इस बॉडी से चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, बी बॉडी पे। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कि चार्ज को भी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और उस बिहाफ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही चार्ज इम्बैलेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको हम किस तरह देखेंगे, एज ए चार्ज पार्टिकल। ओके, तो ये था कुछ आज के लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम एंड यूनिट। हम लोग बेसिकली सिलेबस के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम 12th का सिलेबस करेंगे। हम लोगों ने 11th इसीलिए पहले चूज किया है क्योंकि बेसिक है। 12th वालों को भी बेसिकली 11th वाला समझना कंपलसरी है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, तो उस वजह से 11th बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, सो इन सब पॉइंट को कंसिडर करते हुए हमने 11th से स्टार्ट किया है, फिर हम 12th पे शिफ्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।